भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राष्ट्र के गौरव को खंडित करने के लिए, राष्ट्र के गौरव को नष्ट करने के लिए, राष्ट्र के नागरिकों के मन में एक विद्वेष पैदा करने के लिए, असमंजस पैदा करने के लिए, हीनता का भाव पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा की मशीनरी लगातार काम करती है। अपने देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी निष्ठा इस भारत भूमि में, इस भारत माता में नहीं है। ऐसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से, असुर गैंग के नाम से, या एक तरीके से जो मानवतावादी समूहों के नाम से, एनजीओ के नाम से जाने जाते हैं, इनके नाम से इनको पहचाना जाता है। इन समूहों में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन हम संख्या की दृष्टि से देखें तो जो अधिकतर संख्या होती है वो ऐसी बातों को प्रोपेगेंडा फैलाने वाली ज़्यादा होती है जिससे देश के आत्मगौरव को, आत्मसम्मान को शक की नज़रों से देखा जा सके, आम नागरिक को, आम युवा को, आम भारतवासी को असमंजस में डाला जा सके। अभी आपने देखा होगा कि पतंजलि के बारे में, जब भी पतंजलि कुछ नया करता है, जब भी कुछ बड़ा करता है, तो एक लॉबी ऐसी है जो उसका विरोध करने के लिए कहीं से भी कुतर्क लेकर आ जाएगी। अभी मैं कल की बात करूं तो कल पतंजलि योगपीठ ने अनाउंस किया कि पतंजलि योगपीठ ने इस कोरोना वायरस की दवाई आयुर्वेद के अंदर खोज ली है। दवाई पहले से है, आयुर्वेद हमारे पूर्वजों का है, हमारे ऋषि मुनियों का है। लाखों सालों से परंपरागत रूप से हमारा दादा नाना, हमारी दादी नानी आयुर्वेद का प्रयोग करते रहे। आयुर्वेद के आधार पर भारत स्वस्थ रहा है, भारत ने विश्व का नेतृत्व किया है। और इसी आयुर्वेद की दवाओं के अंदर हमारे ऋषियों ने हर दवा के गुण धर्म के बारे में लाखों साल पहले बता दिया है, और केवल वर्बल नहीं बताया है, उसको लिखकर हमें सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में, अलग अलग निघंटुओं में हमें दिया है। अभी हुआ क्या, जैसे ही पतंजलि ने यह अनाउंस किया कि पतंजलि ने कोरोना की दवाई खोज ली है और इस दवाई से कुछ रुपयों से ही घर बैठे ही व्यक्ति अपने कोरोना का इलाज कर सकता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है। जैसे ये न्यूज आई तो एक गिरोह को, एक गैंग को, एक समूह को जो भारतीय मर्यादाओं में निष्ठा नहीं रखता, जो भारत की सारी अच्छी चीज़ों को शक की नज़र से देखता है, उनको इस बात से तकलीफ होनी शुरू हुई। और उन्होंने ट्विटर के ऊपर, कोई अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं था, कुछ 400-500 लोगों का समूह जो एक तरीके से एक विदेशी एजेंसियों के इशारे पर काम करने वाला समूह है, उसने बॉयकॉट पतंजलि के नाम से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करना शुरू किया। उसका कोई आधार नहीं था, उनके जो लॉजिक थे, उनके जो तर्क थे, वो कोई लॉजिकल तर्क या लॉजिकल आधार नहीं थे। लेकिन क्योंकि उनको तो केवल बायकॉट के नाम पर, विरोध के नाम पर केवल विरोध करना है, तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड होना शुरू हुआ। उस ट्रेंड में जब देखा गया, राष्ट्रवादी लोगों ने जब उसको देखा तो उसका उत्तर देना शुरू किया। उसका उत्तर दिया गया। ट्विटर के ऊपर उनके पक्ष में लगभग 30 से 40 हज़ार ट्वीट हुए। जब राष्ट्रवादी लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया तो राष्ट्रवादी लोगों ने लगभग 3.5 लाख ट्वीट किए और उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। अब ये सारी क्रोनोलॉजी क्या है, ये दुष्प्रचार, ये प्रोपेगेंडा चलता कहां से है? हम इसके मूल में यदि जाएं तो एक और खबर है जो 2 दिन पहले आई, वो महत्वपूर्ण खबर है। ट्विटर ने लगभग 2,70,000 अकाउंट्स, कुछ उसमें अलग अलग देशों के थे, लेकिन बड़ी संख्या में वो अकाउंट केवल चाइना की प्रोपेगेंडा की लॉबी ने जिनको बनाया था, उन अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया। और ट्विटर ने उस लॉबी को, उन अकाउंट्स को और बहुत से अकाउंट्स को ये उन्होंने वार्निंग दी है कि आपके अकाउंट से जो एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी ऐसी है जैसे आप
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हूं। मतलब ट्विटर के ऊपर जो हैंडल थे वो हैंडल ऐसे थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते थे, और उन हैंडल से जो ट्वीट किए जाते थे वो ट्वीट केवल चाइना को सेफगार्ड करने के लिए, चाइना की को ग्लोरीफाई करने के लिए, चाइना की छवि को चमकाने के लिए थे। तो ऐसे बड़ी संख्या में ट्विटर ने अकाउंट्स को डिस्क्वालीफाई किया है, उनको टर्मिनेट किया है, उनको सस्पेंड किया है, उनको अपने प्लेटफॉर्म से एकदम झटके के साथ बिना कोई वार्निंग दिए हटा दिया है, और लाखों अकाउंट्स को वार्निंग दी है कि उनकी एक्टिविटी सस्पिशियस है, उनकी एक्टिविटी षड्यंत्रकारी है, उनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है। एक और बात, अभी आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में समानता की बात की जाती है, पूरी दुनिया में समान अधिकारों की बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात की जाती है, लेकिन ये चीजें चाइना जैसे देश के ऊपर जो देश विरोधी लिबरल गैंग है वो समानता की बात करेगा, समान अधिकार की, मानवाधिकार की बात करेगा तो देश को तोड़ने के तर्कों के साथ करता है। अभी मैं दूसरा आपको एक एग्जांपल दूं, जूम एप्लीकेशन है, चाइनीज व्यक्ति उसका मालिक है, चाइना के अंदर उसका सर्वर है, 600 लोग चाइना के कर्मचारी उसके अंदर काम करते हैं, और ये जूम ऐप अभी इसका कोई विकल्प बहुत सार्थक और सक्सेसफुल आया नहीं है। गूगल मीट ने उसका विकल्प बनकर उसका ऑप्शन देने की शुरुआत की है, लेकिन उसके अंदर वॉइस की और दूसरी चीज़ों की दिक्कत अभी आ रही है। तो लोगों ने, भारत के लोगों ने भी चाइनीज एप्लीकेशन का विरोध करना शुरू कर दिया कि आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में पूरी तरह से अपने फ़ोन को, अपनी ज़िंदगी को चाइनीज एप्लीकेशन से मुक्त करना है। तो इस जूम ऐप के ऊपर जो अभी कहने के लिए अमेरिकी है, चाइना का वो व्यक्ति जो चाइना में पैदा हुआ, जूम का मालिक, उसने बाद में अमेरिका की नागरिकता ले ली। और देखिए ये कंपनियां भी अभी भारत के अंदर जो दबाव बनना शुरू हुआ है उससे चाइना की नागरिकता, टिकटॉक अब चाइना को छोड़ना चाह रही है। क्यों? क्योंकि चाइना का टैग होने के बाद से कोई उनसे संपर्क नहीं रखना चाह रहा। तो अभी 1989 में चाइना के अंदर थियामन चौक है, टियामेनन चौक स्क्वायर के नाम से एक चौक है जिसका लाल चौक अब नाम है, उसके ऊपर 1989 में सरेआम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पर चाइना की डेमोक्रेसी को लेकर जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया था, टैंक चढ़ा दिया था। हजारों की संख्या में चाइनीज विद्यार्थी वहां पर मारे गए, सड़क खून से लाल हो गई, लाशों से पट गई। वो एक घटना चाइना के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा है, और उस समय तक चाइना के अंदर ये मीडिया थोड़ा सा फ्री होता था। उसके बाद उन्होंने और उसके ऊपर कसावट कर दी, पूरी दुनिया में खबरें फैली, पूरी दुनिया में चाइना की निंदा हुई। और अभी भी जिस दिन ये घटना होती है उस दिन की बरसी के रूप में ये घटना मनाई जाती है। अभी 4-5 दिन पहले उस घटना की 31वीं बरसी थी। उस 31वीं बरसी को आयोजन करने वाले एक संगठन ह्यूमैनिटेरियन चाइना के नाम से, मानवतावादी चीन के नाम से एक संगठन बनाया हुआ है, जिसके नेता उस छात्र आंदोलन में शामिल रहे एक छात्र नेता जो अपनी जान बचाने के लिए चीन को छोड़कर अमेरिका में आ गए, वो उसके अगुवा हैं, उसके संस्थापक हैं, उसके फाउंडर हैं झाओ फेंग सुओ, जो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अपने 250 लोगों को साथ मिलकर एक 31वीं बरसी के ऊपर उन छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए जूम पर मीटिंग आयोजित की। लेकिन ये चाइना कितना खतरनाक है, जूम की उस मीटिंग को आयोजित नहीं होने दिया। सड़क के ऊपर आकर नारे लगाना, देश का विरोध करना, सरकार का विरोध करना, मिलिट्री का विरोध करना, प्रधानमंत्री का विरोध करना, यह तो संभव ही नहीं है चीन के अंदर। चीन का यदि कोई व्यक्ति अमेरिका के अंदर बैठकर भी चीन के खिलाफ श्रद्धांजलि देना चाहे, जो चीन के अत्याचारों से मारे गए, तो उसको भी चीन इजाजत नहीं देते। जूम एप्लीकेशन को उन्होंने, जूम एप्लीकेशन के ऊपर दबाव बनाकर उन 3 लोगों के जो होस्ट थे, उसके जो आयोजक थे, उनके अकाउंट सस्पेंड करवा दिए। तो ऐसा कंट्रोल ये एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं, ऐसा कंट्रोल करके ये षड्यंत्र करके झूठ को फैलाते हैं और सच को रोकते हैं। देखिए जो युद्ध होता है वो युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होता, युद्ध केवल बुलेट से नहीं होता, युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं होता। जो युद्ध होता है वो युद्ध मनोबल का युद्ध भी होता है, वो युद्ध अंदर की शक्ति का युद्ध होता है। भारत ने जैसे ही स्वदेशी का आह्वान किया है, चाइनीज एप्लीकेशन का विरोध किया है, चाइना के सामान का विरोध किया है, तो चाइना का ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का ऑथराइज्ड न्यूज़पेपर है, वो वहां से आवाज लगा रहा है कि भारत चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भारत
चाइनीज सामान का बहिष्कार नहीं कर सकता, भारतीयों को फिर लौटकर हमारे पास आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हो रही है। चीन, भारत जैसे ही आत्मनिर्भरता की बात करता है, स्वदेशी की बात करता है, तो चीन बिलबिलाता है, चीन को इससे तकलीफ होती है और चीन अपनी प्रोपेगेंडा की मशीनरी को भारत में भी सक्रिय कर रहा है। देखिए, अभी चीन के अंदर कोई फ्री मीडिया नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। चीन के अंदर चीन का मीडिया वही दिखाता है जो चीन की सरकार चाहती है। वहां पर चीन में रात शाम को 7:30 से 8 बजे तक का एक समय निश्चित किया हुआ है कि उस आधे घंटे में पूरे चीन के लोगों को केवल वही देखना पड़ेगा जो चीन की सरकार उनको दिखाना चाहती है। वो उनकी सरकार की मर्जी के बिना चीन के बाहर की कोई खबर यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से ना तो एक्सेस कर सकते, ना उसको देख सकते, ना चीन की बाउंड्री के अंदर से कोई खबर उसकी इजाजत के बिना बाहर आ सकती। तो इतना कंट्रोल चाइना ने किया हुआ है। तो अब चाइना भारत के अंदर भी अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। प्रोपेगेंडा कैसा फैलाया जाता है, अभी मैं अगर बात करूं तो देखिए, जो युद्ध होता है वो युद्ध केवल बुलेट का नहीं होता। युद्ध होता है, एक तो परंपरागत युद्ध होता है, दूसरा युद्ध होता है जो गुप्त सूचनाओं के आधार पर वारफेयर की जाती है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होती है, चौथा साइकोलॉजिकल वारफेयर होती है, पांचवा हैकर्स वारफेयर होती है, हैकिंग की वारफेयर होती है, छठा जो इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन की वारफेयर होती है कि किसी देश ने, कोई कंपनी ने, अब जैसे नोबल कोविड कोरोना आया हुआ है तो कोरोना की दवाई बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए यूएसए लगा हुआ है, यूके लगा हुआ है, इटली लगा हुआ है, फ्रांस लगा हुआ है, इजराइल लगा हुआ है, भारत लगा हुआ है। तो चाइना ने ऑफिशियल अपने हैकर्स के ग्रुप बनाए हुए हैं। वो हैकर्स के ग्रुप क्या करते हैं, वो हैकर्स के ग्रुप चाइना के अंदर बैठकर सर्वर को हैक करते हैं, कंप्यूटर को हैक करते हैं और वहां से सूचनाएं चुराकर, जो रिसर्च की है उस रिसर्च को चुराकर उसको आगे बढ़ाकर उसके ऊपर अपना दावा प्रस्तुत कर देते हैं। किसी कंपनी ने, मान लीजिए भारत में किसी कंपनी ने कोई नया इक्विपमेंट, कोई मोबाइल फोन बनाया, कोई लैपटॉप बनाया, कोई रॉकेट बनाई, कोई मिसाइल बनाई, तो चाइना के हैकर्स, मान लीजिए ये अपनी किसी संस्था में काम हो रहा है, तो उस संस्था में यदि इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, मान लीजिए इस लैपटॉप के अंदर हमने किसी मिसाइल की डिजाइनिंग की है, मिसाइल के बिल ऑफ मटेरियल की, उसकी प्रिंसिपल की, उसके सिद्धांत की, उसकी थ्योरी की, उसकी सारी डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग की, उसके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस की, उसके टेस्टिंग के रिजल्ट्स की हमने मान लीजिए इस एक लैपटॉप में या 20 लैपटॉप में या 50 लैपटॉप में की है। और वो लैपटॉप यदि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उस लैपटॉप में इंटरनेट का एक्सेस है, उसमें ईमेल खोली जाती है, उसमें नेट्स खोला जाता है, तो वो इंटरनेट के थ्रू ऐसे फिशिंग सॉफ्टवेयर भेजते हैं इस लैपटॉप के ऊपर। लैपटॉप यहां पर है, चीन में बैठे बैठे कब्जा कर लेंगे और जो फाइल उनके काम की है, जो डाटा और इंफॉर्मेशन उनके काम की है, उसको उड़ा लेंगे। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये सरकारों की उड़ाई जाती है, रिसर्च की उड़ाई जाती है, इसके साथ साथ कोई कंपनी काम करती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया, नया कोई हार्डवेयर बनाया, नया कोई इक्विपमेंट बनाया, नई कोई टेक्नोलॉजी बनाई, नई कोई तकनीक बनाई, उस तकनीक की कोई डिजाइनिंग है, कोई ड्राफ्टिंग है, कोई उसकी डेवलपमेंट है, उस सारी को वहां से बैठकर वो हैक कर लेंगे और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग से अपने नाम से बनाकर वो पूरी दुनिया में बेचने का काम करते हैं। तो हैकर्स का ग्रुप चाइना ने रखा हुआ है। चाइना ने इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन वारफेयर वो करता है, तो दूसरी कंपनियों की सूचनाएं चुराता है। अभी चाइना के ऊपर एक आरोप लगा कि चाइना के अंदर जो चिप बनाई जाती थी, जो मदरबोर्ड बनाया जाता था, और वो जो मदरबोर्ड जो अमेजन की कंपनी भी प्रयोग करती थी, एप्पल भी प्रयोग करती थी, उस मदरबोर्ड के अंदर उन्होंने एक चावल के दाने के बराबर एक छोटी सी चिप लगा दी। उस चिप के लगाने के बाद उस मदरबोर्ड के आधार पर वो मदरबोर्ड जिस सिस्टम में काम करेगा, जिस सर्वर में काम करेगा, जिस कंप्यूटर में काम करेगा, वो सारी सूचनाएं, बाकी काम तो करेगा ही करेगा, बैक एंड से वो सारी सूचनाएं चीन को मिलती रहेंगी। तो ये साजिश भी चीन ने की थी। तो चीन ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध करता है, इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन युद्ध करता है, साइबर युद्ध करता है, साइबर वारफेयर करता है। साइबर वारफेयर कैसे करता है कि चीन इस साइबर वारफेयर में दूसरे देश की मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर, दूसरे देश के इंटरनेट के ऊपर अपना कब्जा करके साइबर वारफेयर के अंदर आता है कि हमारा कोई सैटेलाइट है जिसके आधार पर हमारा इंटरनेट चलता है, हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान रहता है, तो उस सैटेलाइट को जाम करना, उसको मिसलीड करना, उसको गिरा देना, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना, तो ये भी युद्ध हैं। और ये युद्ध आजकल हो रहे हैं। इन मनोवैज्ञानिक युद्ध में क्या होता है, इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में जब दो देशों के बीच में होता है तो उस देश के वैल्यू सिस्टम के ऊपर अटैक किया जाता है, उस देश के बिलीफ सिस्टम के ऊपर अटैक किया जाता है, उस देश के
इमोशंस के ऊपर अटैक किया जाता है। उस देश के अंदर जो तर्क वितर्क की, जो रीजनिंग की चीज़ों को उपयोग करके इलॉजिकल कुतर्क देकर उस देश में संशय का, असमंजस का, भय का वातावरण पैदा किया जाता है। और ये सारी चीज़ों का प्रयोग बहुत अच्छे से चाइना कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल आपके पास आ चुके हैं, बाकी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं तो चाइना की जो प्रोपोगेंडा की लॉबी है वो 10 झूठ अपने भारत में बार बार बताती है। कौन कौन से बताती है? वो कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। बाकी झूठ क्या बताते हैं? कि सिंधु घाटी की सभ्यता से भारतीय संस्कृति की शुरुआत होती है, उससे पहले तो कुछ भारत की संस्कृति, भारत का कोई एविडेंस नहीं मिलता। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। बाकी झूठ क्या बोलते हैं? कि आर्य बाहरी थे, आर्यों ने बाहर से आक्रमण किया। अगला झूठ क्या फैलाते हैं? कि भारत के अंदर मूल निवासियों के साथ अत्याचार हुआ। अगला झूठ क्या फैलाते हैं? कि महाराणा प्रताप कुछ भी नहीं था, अकबर महान था। और झूठ क्या फैलाते हैं? वो कहते हैं कि शिवाजी तो लुटेरे थे, पहाड़ी चूहे थे। और झूठ क्या फैलाते हैं? वो कहते हैं कि राम और कृष्ण तो कभी हुए ही नहीं, रामायण और महाभारत तो झूठ है। और झूठ क्या फैलाते हैं? वो कहते हैं कि विक्रमादित्य नाम का कोई राजा हुआ ही नहीं, विक्रमादित्य के समय भारत का जो ज्ञान विज्ञान उन्नत शिखर पर था उसको एकदम नकार दिया जाता है। और सीधा हमारे पुराने युग से 2000-2500 साल पहले से सीधा ईसा मसीह के युग के बाद से सीधा 1200 सालों का इतिहास गायब करके सीधा अकबर और बाबर में ले जाकर हमें इतिहास पढ़ाया जाता। उससे पहले का कोई इतिहास, आक्रमणकारियों से पहले के भारत का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। और झूठ क्या फैलाते हैं? कि हमारी मनुस्मृति, हमारे रामचरितमानस को दलित विरोधी साबित करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, जब प्रोपोगेंडा मशीनरी काम करती है तो उसके 5-6 प्रमुख हथियार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो क्या है कि वो जब प्रोपोगेंडा करते हैं तो उसमें अर्ध सत्य का प्रयोग करते हैं, हाफ ट्रुथ का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई बात कहेंगे, कुछ उदाहरण सच देंगे और उसके बीच में झूठ घुसा देंगे। अब जैसे देवी दुर्गा हुई, महिषासुर हुए। अब महिषासुर गलत थे, देवी दुर्गा सही थी। और बुराई के ऊपर अच्छाई के प्रतीक के रूप में ये हमारा पर्व मनाया जाता है। दशहरा क्यों मनाया जाता है? रावण व्याभिचारी था, रावण बलात्कारी था, उसके ऊपर राम की विजय, राम क्योंकि मर्यादा का नाम था, सत्य का नाम था, राम क्योंकि साहस का नाम था, मर्यादाओं का नाम था, तो उसकी विजय के रूप में इसको मनाया जाता था। तो वो कुतर्क क्या देते हैं कि महिषासुर का वाहन यदि भैंसा था तो महिषासुर तो पशुपालक था, इसलिए जितने पशुपालक हैं उनका रोल मॉडल कौन था? महिषासुर था। और क्या कुतर्क देते हैं? कि रावण तो असुरों का राजा था, सारे दलूतों का राजा था, तो राम ने रावण को मारा, रावण का पुतला जलाया जाता है, ये तो अत्याचार है, इस अत्याचार को नहीं होना चाहिए। राम जी ने तो गलत किया, राम जी ने बाली को छुपकर मारा था। तो राम जी को गलत साबित करके हमारे वैल्यू सिस्टम को, हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारी इमोशंस को, हमारी रीजनिंग को, सबको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो ऐसे झूठ ये फैलाते हैं। तो उसमें प्रोपेगेंडा मशीनरी के इनके 9-10 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? कि अर्ध सत्य का प्रयोग करेंगे। दूसरा तरीका कौन सा है? कि वो जब भी प्रयोग करेंगे तो एक ही बात को बार बार कहेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे। एक झूठ को जब वो 100 बार 1000 बार बोलते हैं तो आम आदमी क्या सोचता है कि ये तो सच बोल रहे हैं। तीसरा वो प्रयोग करते हैं अपील टू अथॉरिटी। अब जैसे देश के युवाओं को जोड़ना है तो वामपंथ बहुत खराब है, पूरी दुनिया में फेल हो चुका, लेकिन उस वामपंथ के नाम के साथ किसका नाम जोड़ेंगे? भगत सिंह का नाम जोड़ेंगे कि भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे तो लेनिन को पढ़ रहे थे। भगत सिंह लेनिन से, मार्क्स से बहुत प्रभावित थे। तो भगत सिंह का नाम झूठे परिप्रेक्ष्य में अपील टू अथॉरिटी करते हुए एक ऑथराइज व्यक्ति को, एक सेलिब्रिटी को, एक प्रसिद्ध व्यक्ति को, एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को तोड़ मरोड़ कर पेश करके अपने झूठ को प्रचारित प्रसारित का काम करते हैं। और क्या करते हैं? और बैंड वैगन का प्रयोग करते हैं। बैंड वैगन का प्रयोग कैसे करते हैं? कि आम आदमी को यह लगता है कि पूरी दुनिया यही बात कर रही है, वो बार बार इतना झूठ बोलेंगे, एक ही बात की चर्चा ऐसे करेंगे कि जैसे पूरी दुनिया में हो रही है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यह है कि भारत के अंदर जैसे एक व्यक्ति की आपसी मारपीट हुई, एक व्यक्ति झारखंड में कोई चोर व्यक्ति था, मोटरसाइकिल चुरा रहा था, कुछ व्यक्तियों ने उसको देख लिया, कुछ व्यक्तियों ने उसकी पिटाई की तो उसके मर्म स्थान पर कहीं कोई चोट लग गई। अब मर्म स्थान पर चोट लग गई तो वो मर गया। वो कोई प्रायोजित लिंचिंग नहीं थी, उसमें किसी को पता नहीं था। वो जो भीड़ थी वो किसी संगठन का, किसी व्यक्ति का, किसी की प्रायोजित नहीं थी, कोई उनका लीडर नहीं था। इंस्टेंट ये घटना हुई, इंस्टेंट ये रिएक्शन हुई। उस एक घटना के आधार पर भारत की छवि पूरी दुनिया में क्या बना देंगे कि भारत के अंदर तो मॉब लिंचिंग होती है, भारत के अंदर तो विशेष समुदाय को
टारगेट बनाया जाता है। भारत के अंदर तो इंटॉलरेंस है, भारत के अंदर तो असहिष्णुता है। तो ये करके वो बैंड वैगन का प्रयोग करते हैं, बार बार कह के। सबको क्या लगता है कि भारत के अंदर तो देखो मॉब लिंचिंग हो रही है, घर से निकलना तो सुरक्षित नहीं हुआ। अब वहां पर एक चोर की मॉब लिंचिंग हुई तो उसके लिए हर समाचार पत्र ने, इस टाइप के समाचार पत्रों ने कई हजार पन्ने छापे, कई घंटे के कार्यक्रम दिखाई दिए। ऐसे ही पाल घर में 2 सन्यासियों की मॉब लिंचिंग हुई तो उस मॉब लिंचिंग की खबर भी उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश की। उसको स्थान कितना दिया, कहीं तो एक लिंचिंग को तो वो 100 पन्नों की जगह दे रहे हैं और एक खबर को केवल 2 लाइनें दे रहे हैं। तो ऐसे तोड़ मरोड़ कर वो पेश करते हैं। जब वो किसी बात का प्रोपोगेंडा करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इसी की बातचीत कर रही है। और क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट झूठ का प्रयोग करते हैं। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट झूठ का मतलब कि आधा सच आधा झूठ, और उसको छुपाकर उसको इस तरीके से करते हैं कि व्यक्ति ये निर्णय नहीं कर पाता कि सच क्या है और झूठ क्या है। दूसरा क्या प्रयोग करते हैं, छठा तरीका प्रोपेगेंडा में प्रयोग करते हैं, वो करते हैं ग्लिटरिंग और जनरलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। मतलब कि गलत पुस्तकों के गलत प्रसंगों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि सच यही है। जैसे मनुस्मृति में उन्होंने कुछ श्लोक मिलाए, उनको मिलाकर उन श्लोकों के आधार पर, मनुस्मृति में 1000 मान लीजिए श्लोक हैं, 1000 श्लोक में उदारता है, सामाजिक सामंजस्य है, सबके साथ न्याय है, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, भेदभाव, जितनी अच्छी चीजें हैं वो हैं। उसके अंदर 10 झूठी चीजें मिला देंगे। उस 10 झूठी चीजों के आधार पर यह कहेंगे कि तो पूरा गलत है। तो गलत पुस्तक, गलत संदर्भ, गलत रेफरेंस का प्रयोग करके, जैसे कोई झूठी उन्होंने एक पुस्तक लिखवाई, किसी अपने व्यक्ति से कोई झूठी पुस्तक लिखवाएंगे, उस पुस्तक में पूरा झूठ होगा। अब अगला झूठ बोलेंगे तो उस पुस्तक का रेफरेंस देंगे, जबकि ये पुस्तक, मान लीजिए कोई XYZ पुस्तक है, वो खुद झूठ का पुलिंदा है, लेकिन उस झूठ के पुलिंदे के रेफरेंस के आधार पर आर्टिकल छापकर उसको सच साबित करवाने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं ग्लिटरिंग और जनरलाइजेशन। फिर अगला क्या करते हैं, नेम कॉलिंग करते हैं। बुरे व्यक्तियों के साथ नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपनी इंडियन फिल्मों में चोटी को बहुत गलत बताया जाता है। मतलब जिसने चोटी रखी है, जिसने जनेऊ रखा है, उसका मजाक उड़ाते हुए दिखाई देंगे। कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, कोई व्रत करता है, कोई उपवास करता है, उसका मजाक उड़ाएंगे, भारतीय परंपराओं का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देंगे। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल देखा होगा कि कोई एक विशेष समुदाय का व्यक्ति अपना रोजा रखे तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। वो टोपी पहने, बहुत अच्छा माना जाता है। वो सड़क पर अपनी पूजा करे तो उसको भी अच्छा माना जाता है। लेकिन उसके विपरीत एक बहन हमारी अपनी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ रखती है तो उसको कह दिया जाता है ये तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, ये तो गलत हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नेम कॉलिंग। इसको बोलते हैं नेम कॉलिंग, बुरे के साथ नाम जोड़ना। मतलब गलत रेफरेंसों में उसकी गलत चीज को ग्लोरीफाई करके उसको पूरी चीज को गलत साबित करना। दूसरा क्या करते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं। मतलब किसी चीज का ब्लेम नहीं है लेकिन उसके ऊपर भी ब्लेम डाल देंगे। जैसे 26/11 का मुंबई में अटैक हुआ, उस 26/11 के अटैक में कसाब को पकड़ा गया, और जब कसाब को पकड़ा गया तो कसाब के हाथ में कलावा बांधा हुआ था। उन सबको हिंदू नाम से उनके पासपोर्ट और आई कार्ड बनाए हुए थे, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हुए थे, और डॉक्यूमेंट कहां थे, भारत के थे। दिखाया क्या किया कि ये भारत के कुछ नागरिक थे, इनके ये नाम थे, और इन नामों के साथ इनके पास देखिए कलावा बांधा हुआ था, ये सब हिंदू थे और ये लोगों को मारने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए आए थे। इसका मतलब क्या है कि भारत के हिंदू भी स्वभाव से आतंकवादी होते हैं। जैसे अभी एक वामपंथी नेता ने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दी कि रामायण और महाभारत दोनों वायलेंस से भरे हुए ग्रंथ हैं। मतलब क्या है कि भारतीय धर्म, हिंदू धर्म हिंसा को प्रायोजित करता है, हिंसा को प्रमोट करता है, हिंसा को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे बलि का बकरा बनाते हैं, ये करते हैं। दूसरा क्या, नारे लगाते हैं, स्लोगन लगाते हैं। जैसे क्या है, छोटे छोटे ऐसे नारे लेंगे जिसमें हमारे युवा उलझ जाते हैं। जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा, आज़ादी का नारा, जो हमारे आज़ादी के लोगों ने प्रयोग किया था, वो प्रयोग इसलिए किया था कि अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। आज भारत के अंदर संविधान का राज है, भारत का कानून भारत की संसद बनाती है, संसद में चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और भारत का कोई भी नागरिक संसद का चुनाव लड़ सकता है। सबको स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो देश में कहीं भी रह सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है। जाति, वर्ग, मत, पंथ के आधार पर भारत के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। संविधान ने सबको आज़ादी दी है, सबको अधिकार दिए हैं, सबको कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, लेकिन कर्तव्यों की बाध्यता नहीं है। भारत के अंदर तो वोट डालने की भी बाध्यता नहीं है। तो कुछ लोग इनके ही प्रयोग करके, दुष्प्रचार करके आज क्या नारा लगाते हैं, छोटे छोटे नारा, हमको क्या चाहिए, आज़ादी आज़ादी।
हर बच्चा क्या मांगता है? आज़ादी आज़ादी। अफजल निकलेगा हर घर से, भारत तेरे टुकड़े होंगे हरा। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से देश के प्रधानमंत्री को, चुने हुए प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से समाचार पत्र में क्या दिखाई जाता है? बलि का बकरा बनाने में क्या है? कोई किसी, मान लीजिए किसी दूसरे धर्म के लोग, व्यक्ति ने तांत्रिक बनकर किसी महिला के साथ रेप किया, उसका नाम कुछ और है, तो उसके नाम को मिसप्रिंट कर दिया जाता है, उस नाम को उसको बदल दिया जाता है। जैसे अफजल का नाम क्या था? अफजल का नाम था मोहम्मद अफजल। अब उसको क्या दिखा दिया? उसके साथ गुरु शब्द जोड़ दिया। अब गुरु शब्द जोड़ दिया तो इंस्टेंट मैसेज क्या जाता है कि भारत के जितने गुरु हैं वो आतंकवादी भी हो सकते हैं। और क्या है? और आप एग्जाम्पल देखिए कि बुरे के साथ कैसे नाम जोड़ते हैं, छोटे छोटे नारे लगा के कि कोई तांत्रिक है, उसने कोई रेप किया, वो तांत्रिक किसी और धर्म का है, लेकिन उसके साथ जोड़ क्या देते हैं? उसके साथ ये जोड़ देते हैं कि इस तांत्रिक की, उसकी जब खबर छापेंगे तो उसका नाम छुपा देंगे, और खबर छापेंगे तो फोटो किसकी लगा देंगे? तांत्रिक किसी और धर्म का है, लेकिन फोटो उसमें किसी हिंदू धर्म की, वैदिक धर्म के सन्यासी की फोटो लगा देंगे। इंस्टेंट कोई व्यक्ति यदि न्यूज़ देखता है तो उसको ये लगता है कि ये काम तो, ये बुराई तो किसी भारतीय धर्म के किसी साधु सन्यासी ने की है। तो इस तरीके से बलि का बकरा बनाना, नेम कॉलिंग करना, ग्लिटरिंग करना, ब्लैक एंड वाइट करना, बैंड वैगन करना, हाफ ट्रुथ का प्रयोग करना, बार बार झूठ बोलना, बड़ी सेलिब्रिटी के साथ अपील टू अथॉरिटी करना और छोटे छोटे नारे, हमको चाहिए आज़ादी, टुकड़े टुकड़े गैंग के, हर घर से अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे हराब, या हम तो वंदे मातरम नहीं करेंगे, हम तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हमें तो इसका अधिकार है। तो ये चीज़ें करके ये प्रोपेगेंडा की मशीनरी काम करती है। हमें और आपको किस बात की आवश्यकता है? राष्ट्र का गौरव यदि बढ़ाना है तो हमें इस प्रोपोगेंडा की मशीनरी को, झूठ फैलाने वाली मशीनरी को हमें समझना है, और हमें समझकर इस झूठ फैलाने वाली मशीनरी को मुंह तोड़ उत्तर देना है। राष्ट्र गौरव के अगले अंक में हम बात करेंगे इटली में जो अकाउंट्स ट्विटर ने, कैसे चाइना ने अपना प्रोपोगेंडा करके जो चाइना के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहा था उसको कैसे रोका, किस प्रकार से किया, इसकी बातचीत हम कल के राष्ट्र गौरव के एपिसोड में करेंगे। आज हम विराम लेते हैं। राष्ट्र गौरव को बुधवार से लेकर रविवार तक आप प्रतिदिन देखिए, शाम को 7:30 बजे आप इस कार्यक्रम को सीधे, अब DTH के ऊपर आस्था और वैदिक चैनल उपलब्ध है, सीधे आप जैसे पहले देखते थे वैसे ही आप DTH पर इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको व्हाट्सएप के ऊपर, आस्था और वैदिक के फेसबुक पेज के ऊपर इसको मिल जाएगा। भारत स्वाभिमान के YouTube चैनल पर ये सारे वीडियो उपलब्ध हैं, और आस्था ऐप आपने यदि डाउनलोड नहीं की है तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। धर्म संस्कृति से सारे धर्म गुरुओं के संदेश आप वहां पर सुन सकते हैं। उस एक एप्लीकेशन के ऊपर आप वैदिक चैनल लाइव देख सकते हैं। पुराना एपिसोड कोई आपसे छूट गया तो उस एपिसोड को आप देख सकते हैं। वैदिक चैनल देखते रहिए। आइए संकल्प लें कि हम राष्ट्र गौरव को बढ़ाएंगे, राष्ट्र जागरण करेंगे, और इस देश को हम शक्तिशाली बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, इस देश को हमारे शहीदों और क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।